हेलो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा होना है। इसमें समय कम है, कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यालय लग नहीं पा रहा है सही तरीके से, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। आज का हमारा जो विषय है ये है विज्ञान की जो कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है, इसमें अध्याय 10 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखते हैं, हम यहीं से चालू करते हैं कि सबसे पहले परावर्तन क्या कहलाता है, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है परावर्तन। छात्रों, जैसा कि आप नहीं जानते हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात वो सतह से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम डायग्राम के आधार पर समझे चित्र बना के, तो ये जैसे मान के चलो हमने ये कोई भी हमने दर्पण ले लिया, मान के चलो समतल दर्पण है, उल्टा रखा है। अब यदि एक प्रकाश की किरण यहाँ वायु से आई है, ये वायु से प्रकाश की किरण यहाँ इस स्थल पर आपतित हुई है, ये चिकनी सतह है या चमकदार सतह है, यहाँ से ये परावर्तित होती है, देसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब काय में लौट जाती है, वायु में लौट जाती है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जब भी छात्रों हम माध्यम कहें तो माध्यम में आपको ध्यान रखना है, हमें 3 माध्यमों के बारे में पढ़ना है। कितने माध्यम? 3 माध्यम होते हैं। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं वायु या निर्वात, एक माध्यम को क्या कहते हैं? वायु या निर्वात। दूसरे माध्यम को हम कहते हैं जल, और तीसरे माध्यम को क्या कहते हैं? कई बार आपसे एक अंक का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल जो है वो किस माध्यम में कितनी होती है। तो यहाँ छात्रों आप याद रखना, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और यदि हम इसको हिंदी में कहें तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या मीटर में लिखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जब आप इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलते हो तो ये निकल के आती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है हवा में। और ये निर्वात शब्द लिखा है, मतलब जहां हवा नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं होता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी हम कहेंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ जाता है, जबकि वायुमंडल तो हमारा लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, फिर वायुमंडल है नहीं। तो निर्वात से चल के प्रकाश आता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के प्रकाश गमन कर सकता है। लाइट का करंट कितना ही होता है, इसी की चार्ज से लाइट चलती है, मतलब आप यहाँ स्विच ऑन करो तो कहीं दूर जाके बल्ब तुरंत ही जल जाता है, क्योंकि प्रकाश के वेग से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चले तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको ज्यादा याद नहीं करना, लेकिन वायु में निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है इतना जरूर याद करें, ठीक है। तो हम आपको परावर्तन बता रहे थे। परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यदि हम यहाँ P नाम दे रहे हैं, यहाँ Q नाम दे रहे हैं और यहाँ कुछ भी R नाम दे रहे हैं, तो यहाँ जो PQ लिखा है ये PQ कहलाती है आपतित किरण, और ये QR लिखा है ये कहलाती है निर्गत किरण, या हम निर्गत नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं परावर्तित किरण। जिसका परावर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित। यदि हम यहाँ एक काल्पनिक कोई 90 अंश का कोण बनाते हैं, इस स्थल पे एक रेखा यदि हम इस टाइप से खींच देते हैं तो यहाँ पर हमें 2 कोण प्राप्त होते हैं, इसको हम अभिलंब कहते हैं। जैसे हम यहाँ n लिखते हैं, यहाँ n लिखते हैं, तो ये m क्या कहलाता है? अभिलंब। अभिलंब कहलाता है, जो 90 अंश यहाँ होता है और 90 अंश यहाँ होता है आपके तल पे, ठीक है। अब हम क्या, इसमें हमें 2 कोणों के बारे में जानना जरूरी होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। 2 कोण होते हैं, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण कहलाता है इसको हम I से दर्शाते हैं। ये I यहाँ पर आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। और ये अभिलंब और जो परावर्तित किरण है इसके बीच का जो कोण होता है R, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये 2 कोण होते हैं इस घटना में, आपतन कोण और परावर्तन कोण। लेकिन परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण की मान बराबर है। यहाँ से कभी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हम 60 अंश ही कहेंगे। क्यों?
क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? आपतन कोण परावर्तन कोण समझ गए? तो अब जैसे हम कहें परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है, तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। आप देखते हो लाइट का चमकना, बल्ब का चमकना, परख नली में दरार पड़ जाए या कांच में दरार पड़ जाए उसका चमकना, या अपन अपना मुंह देख पाते हैं, अपन अपना प्रतिबिंब कैसे देख पाते हैं दर्पण में। और हाँ, एक चीज और याद रखना, आपके कोर्स में ये दर्पण और लेंस भी है। क्या क्या है? दर्पण माने आईना और लेंस माने चश्मा। दर्पण से होता है प्रकाश का परावर्तन और लेंस से होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो आप समझ गए, दैनिक जीवन में यदि हम जिन वस्तुओं को देख पाते हैं, ये परावर्तन की घटना के कारण इन वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है? कांच वगैरह में कभी हमें चमक उत्पन्न होती है, वो किस कारण से होती है? वो परावर्तन के कारण। ठीक है? अब हमें प्रश्न ऐसा आता है, हाँ, अब यदि आप प्रश्न में परावर्तन की घटना का है तो आप कहना कि किसी चमकदार या चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसा आप चित्र बना देना, उसमें लिख देना कि क्यू आपतित किरण है, क्यू आर परावर्तित किरण है और एम अभिलंब। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, टाइम लगेगा ज्यादा। अब प्रश्न हमें आता है परावर्तन के नियम। प्रश्न बिल्कुल बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस पाठ में, परावर्तन के नियम। तो छात्रों को आप याद रखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। एक नियम यही है जो हमने ये आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध बताया। वो संबंध क्या होता है कि, तो नियम में आप लिख सकते हो, एक नंबर आप यहां डालें और लिखें कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर है। एक नियम हो गया। दूसरा इसका जो नियम है, आप देखो, ये कहलाता है परावर्तन बिंदु। क्या कहलाता है? परावर्तन बिंदु। ये आपतित किरण है, मतलब जो इस पे पड़ी चिकनी सतह पे आपतित किरण है। ये तो हमने कोई रंग आगे बोल दिया। और ये परावर्तन किरण है। ठीक? और ये क्या है? अभिलंब। तो अब ये तल है, ये क्या है? तल। ये तो काल्पनिक चीज है, ये हमने मन से की चीज है। दूसरा नियम इसका हमें ये कहना है कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। याद हो गया? दो नियम याद हो गए। परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर, एक नियम। दूसरा, परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तन और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और फिर इसके अनुप्रयोग वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। समझ गए होंगे? आपतन कोण, परावर्तन कोण समझ गए। प्रकाश की चाल, हालांकि प्रकाश के बारे में इस पाठ में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। हालांकि प्रकाश कैसे चलता है इसके संदर्भ में भी तीन अलग अलग विचार हैं। सबसे पहले जैसे है न्यूटन का कणी का सिद्धांत। न्यूटन ने माना कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। फिर एक दूसरा सिद्धांत है हाइगन का तरंग सिद्धांत। एक हाइगन नामक वैज्ञानिक थे, उनने ऐसा माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब एक प्लांक थे, प्लांक ने माना कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, मतलब कहीं कहीं चलता है तरंगों के रूप में और कहीं कहीं चलता है कणों के रूप में। इनने और बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, प्रत्येक बंडल को फोटॉन कहते हैं। इतना सब तो खैर हमें नहीं पढ़ना, बस इतना कि किसने प्रकाश को कण होना बताया है? तो न्यूटन ने। ठीक है? किसने प्रकाश को तरंग होना बताया है? तो हाइगन। हाइगन ने कहा है, तरंग में कहा है। ठीक है? और कई टन कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, तो न्यूटन ने कणों के रूप में, ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर अब हम आ जाते हैं छात्रों, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? ये प्रकाश, ये हमने माध्यम लिख रखे हैं, इनकी जरूरत पड़ती है वहां। अब जो अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन का मतलब ये होता है कि यहाँ जो प्रकाश किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए। मतलब जल से कांच में जाना चाहिए या कांच से, और ये माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। जैसे कांच पारदर्शी है, आर पार दिखता है, जल भी पारदर्शी है, हवा तो है ही पारदर्शी, देख पा रहे हैं। अपवर्तन कहलाता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, या अपना मार्ग बदल देती है। समझ पा रहे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग बदल देती है या मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन का यदि आपको चित्र बनाने के लिए आता है तो आप चित्र कैसा बना सकते हैं? कुछ भी, जैसे मान लीजिए यही है, ये हमने कांच का रोटका बना दिया। क्या बना दिया? यहाँ कांच का रोटका है। अब यहाँ कौन सा माध्यम है? वायु। अब वो प्रकाश किरण वायु से कहां चल, यह अभिलंब खींच दिया हमने, ये क्या खींच दिया हमने?
ये अभिलंब खींच दिया एम। अब मान के चलो जो प्रकाश की किरण है वो यहां वायु से इस आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु कहलाता है, यहां आपतित हुई। अब हमने क्या कहा था, ये मार्ग बदल दी थी, तो देखो इसका सीधा मार्ग तो ऐसा होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश की जो किरण है, अच्छा एक चीज हमें ध्यान रखना, जो वायु है ये सबसे बड़ा माध्यम होता है, जो कांच है इसे सबसे सघन माध्यम समझा जाता है, और जो जल होता है वो बीच का होता है। अरे बात समझ में? तो ये प्रकाश की किरण यहाँ वायु से कहाँ आ रही थी, कांच में, तो ये इस टाइप से निकलेगी अभिलंब की तरह झुकती हुई, और ये यहां से निकल जाएगा, उसे निर्गत किरण कहते हैं, इतना सब हमें नहीं पढ़ना है। अब अच्छा यहां से दो प्रश्न और आपसे बन सकते हैं एक एक नंबर के, वो कैसे होते हैं, वो ऐसे हैं कि जब प्रकाश किरण यहां देखो बृहद माध्यम से कौन से माध्यम में जा रहा है, तो देखो ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। आप भी मेले वगैरह में जाओ, घने घने में जाओ तो झुक जाते हो ना किसी से भीड़ भाड़ में, तो ऐसा याद रखना कि जब बृहद माध्यम से सघन में आती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि हम इसका उल्टा कर दें, ये तीर नीचे से ऊपर लगा दें, तो इसका ऐसा होगा कि जब सघन से बृहद में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दो चीजें हैं, सघन में जाएगी या सघन में आएगी तो झुक जाएगी अभिलंब की तरफ, और यदि बृहद में जाएगी बिर्रे में मतलब दूर दूर बृहद, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये दो एक एक अंक आपको यहाँ मिल सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ भी दो कोण बनते हैं, एक बनता है आई जिसको हम कहते हैं आपतन कोण, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, और एक बनता है आर जिसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। यहाँ भी दो कोण बनते हैं, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। लेकिन अपवर्तन की घटना में छात्रों ये आई और आर के मान बराबर नहीं होते, ठीक, आई और आर के मान बराबर नहीं होते। अब जैसे मान लीजिए आपतन कोण की परिभाषा पूछी जाए तो वही ये आपतित किरण कहलाती है, नाम दे सकते हैं हम कुछ भी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। फिर ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे हम आर से दर्शाते हैं, ठीक। अब कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि अपवर्तन के उदाहरण क्या है, दैनिक जीवन में हमें अपवर्तन के उदाहरणों में क्या देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि आपको कोर्स में भी है, गर्मी के दिनों में हमें वृक्षों के आधार हिलते हुए प्रतीत होते हैं, देखा आपने। या फिर हम कहें कि गर्मी के दिनों में सड़क पर कुछ दूरी पर पानी भरे होने का आभास होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। या जल में डूबी हुई छड़छड़ी हुई दिखाई देती है, ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तन का उदाहरण है। जल में डूबा हुआ सिक्का तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के उदाहरण है। तुम लोगों को मरीचिका भी है, रेगिस्तान की मरीचिका। मरीचिका माने क्या होता है, मृग दृष्टि, दृष्टिभ्रम। क्या होता है, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में ऊंट पर सवार व्यक्ति को रेगिस्तान में कुछ दूरी पर जो झाड़ियां वगैरह लगी होती हैं, उन झाड़ियों के नीचे ऊंट पर बैठे व्यक्ति को ऐसा आभास होता है मानो वहां पर जलाशय या झील हो या पानी भरा हो, जबकि वास्तव में रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां उस झाड़ी के पास जाकर देखता है तो वहां जलाशय, झील या पानी का नामो निशान तक नहीं होता। इस दृष्टि भ्रम को ही हम मृग तृष्णा या गर्म देशों की मरीचिका या मरीचिका कहते हैं, ये मरीचिका कहलाती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश की किरणें लगातार मार्ग बदलती हैं और एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, वहां हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ठीक है छात्र, इतना पर्याप्त है। फिर इसके बाद में एक नियम होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। और ये स्नेल का नियम कहता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। देखो स्नेल का नियम जो है, यही स्नेल का नियम आपतन के अपवर्तन का दूसरा नियम है। यही स्नेल का नियम अपवर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे ये सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, म्यू। यहां नहीं पूछा, अभी बताएंगे अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक की जब परिभाषा बताएंगे तब बताएंगे अपवर्तनांक क्या कहलाता। वायु निर्वात में जो प्रकाश का वेग, वायु निर्वात में प्रकाश के वेग में जब हम अन्य किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का भाग करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं,
अपवर्तनांक कहते हैं। ये विमाहीन राशि है क्योंकि वेग से वेग कट जाता है। तो स्नेल का नियम समझ गए। देखो साइन मतलब होता है ज्या, जैसे कॉस कोस ज्या tan स्पर्श ज्या, उसी प्रकार से साइन का मतलब क्या होता है ज्या। किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये अपवर्तन का एक नियम है। दूसरा नियम, अब यदि आपसे अपवर्तन के नियम पूछे जाए छात्रों के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो जैसे परावर्तन के 2 नियम हो रहे थे, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, वही देखो ये आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल इसी जैसा परावर्तन के नियम में हमने कहा था, केवल किरण बदल गई थी। यहाँ हम वहां कह रहे थे हम परावर्तित किरण, यहाँ कह रहे हैं अपवर्तित किरण। तो पहला नियम समझ गए। अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह स्नेल का भी नियम है। यह अपवर्तन का कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। ठीक, धन्यवाद।